Hello, future nurses. Welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about infection control including safety का जो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 है। आज दोनों यूनिट को हम लोग वन शॉट में देखेंगे। हम लोग बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में जितने भी टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या है, तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो भी मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, कैसे पहनते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा छोटे छोटे मिस्टेक हम लोग जानते हुए भी हम लोग फर्स्ट सेम से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप अब भी ये रिव्यू करके देखिएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट आप मिस करते हो। सो आज हम लोग सारा चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस लास्ट तक बने रहिएगा। हैंड हाइजीन इसी वीडियो में देखेंगे। WHO इसे कैसे प्रमोशन किया है, वो सारा चीज़ें, कैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको लिखना है, सारा कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमें आज कौन कौन सा टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये है इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी का INC वाला सिलेबस। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। जितने भी टॉपिक है सबके बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आप खुद PDF में देखिएगा और मैं बताऊँगी भी कौन कौन सा इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे लिखना है। सो यूनिट 2 में हमें आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। बहुत लोगों को लगता है कि ये तो हमने फर्स्ट से में पढ़ा है, वहाँ पे आप पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें, टेक्निक क्या होती है, कैसे पढ़ना, सीक्वेंस, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। सो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके बाद यूनिट 3 हमारा हैंड हाइजीन है। इसमें भी जो मोमेंट हो गया या फिर WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन, यहाँ तक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइसोलेशन सिस्टम, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन क्या होता है उसका आपको डेफिनेशन लिखना होगा। तो आइसोलेशन तो अभी लाइक मेरे पास 2 पेन है और अगर दोनों को आइसोलेशन बोलूँ, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि दोनों को सेपरेट करना, बट यहाँ पे आप हेल्थ केयर सेटिंग में पढ़ रहे हो। तो अगर देखें कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ healthcare setting, the isolation used for control of infection and for prevention of communicable disease from a patient to other। तो हेल्थ केयर रिलेटेड हम लोग देखें तो आइसोलेशन का क्या मतलब है, वो पर्सन या फिर जो पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज के साथ हॉस्पिटल में आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पूरा पढ़ के आए हैं। जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, देखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों का डाउट रिलेटेड था फार्माकोलॉजी पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगी। अभी देखिए, थर्ड सेम का मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाना इंपॉर्टेंट है। RUHS का एग्जाम इतना जल्दी आ गया, मतलब उन लोगों का इन्फेक्शन कंट्रोल हो भी गया, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट। तो आई थिंक कि मतलब आपका जो फार्माकोलॉजी है वो होगा फोर्थ सेम में, तो पहले थर्ड सेम आप कंप्लीट कर लेते हो। जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर बहुत ज़्यादा मैसेज था, इसीलिए मैं इसे कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। बट बहुत जल्दी ही फार्माकोलॉजी आई प्रॉमिस के स्टार्ट करवाऊंगी, जिन लोगों का भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था। सो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है कि कम्युनिटी में जो फैले, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाए। तो एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड हो सकता है, तो हमें क्या चाहिए कि इस पर्सन को या तो जिन्हें हो जाएगा उसको अलग करो, या साथ ही साथ जिनको है, जिनके वजह से फैल रहा है, उसको आइसोलेट करके रख दो। ताकि अगर ये आइसोलेट हो गए, अगर ये अलग हो जाएंगे, अलग रूम मिल जाएगा, तो फिर ये जो स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन, वो नहीं होगी। हालांकि इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये दोनों पॉइंट को, कि कब इन्हें बचाना और कब इन्हें आइसोलेट करना है। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आइसोलेशन तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। आइसोलेशन आप रिलेटेड टू हेल्थ केयर लिखिएगा कि कम्युनिकेबल डिजीज से पेशेंट को अदर पर्सन से आइसोलेट करके, मतलब सेपरेट करके रखना। नेक्स्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ आइसोलेशन सिस्टम हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग टू पूजा गुप्ता, हम लोग देखेंगे। हालांकि अगर आप जो लोग फॉलो करते हैं ठाकुर पब्लिकेशन, उसमें अलग आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, बट ये आप देखते हो, मतलब ये अच्छा है और ये इससे मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सो बैरियर आइसोलेशन फर्स्ट है और एक रिवर्स बैरियर आता है। बैरियर आइसोलेशन जो है वो इन्फेक्शियस पेशेंट के लिए करते हैं, कि मतलब एक जिनको, जैसे ये पेशेंट है, इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, TB हुआ है, तो इनको अगर हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शियस पेशेंट है। नेक्स्ट आता है रिवर्स बैरियर आइसोलेशन। इसमें इस रिवर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब उल्टा हो जाएगा। इसमें तो पेशेंट के लिए किया जा रहा है जो कि अफेक्टेड है, इन्हीं के वजह से प्रॉब्लम होगा, और ये उनके लिए होता है जो ससेप्टिबल पेशेंट होते हैं। मीन्स कि ससेप्टिबल पेशेंट का मतलब क्या है कि इनका
इम्यूनिटी वीक हो या फिर वनरेबल हो जाए कि इनको डिजीज कंडीशन हो सकती है। अब ससेप्टिबल पेशेंट कौन हो सकते हैं? तो ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं वो ससेप्टिबल पेशेंट उनको बोला जाता है। ऐसे नॉर्मली यहाँ पे भी माइक्रोब्स है, हमें दिख नहीं रहा है, बट अगर हमारे बॉडी में जाता भी है तो हमारा इम्यून है जो हमें संभाल लेगा। बट इन लोगों का इम्यूनिटी जो कि कोई अदर जो एजेंट हमारे बॉडी में, लाइक इनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और ये पेशेंट यहाँ पे है, इनका इम्यूनिटी अगर वीक रहा तो अगर ये टीबी का एक दो जाता है ड्रॉपलेट के थ्रू या फिर कैसे भी, तो ये इनका इम्यूनिटी उसे किल करेगा। बट इनका इम्यूनिटी अगर वीक हो तो कौन किल करेगा? लाइक आपके कंट्री का मतलब सोल्जर्स कमज़ोर हो या फिर नहीं है, तो जिन कंट्री का सोल्जर्स नहीं है वो तो ज़्यादा ससेप्टेबल है ना कि उनके ऊपर हमला हो जाए किसी अदर कंट्री के द्वारा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। सो रिवर्स में वही कि जो इनके वजह से नहीं हो रहा है, इनको होने का चांस है, तो इनके लिए हम लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बाय द पेशेंट इटसेल्फ इनको हम लोग यूज़ करने बोलेंगे। साथ ही साथ इनके पास अगर कोई हम लोग प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो अच्छे से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एक नर्स भी यूज़ करेगी ताकि इन्फेक्शन इनको ना फैले। सो ये तो यहाँ पे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा सा आप इसके बारे में 2 पॉइंट डाल दीजिएगा। मेन हमारा ये इन्फेक्शस पेशेंट के लिए बैरियर आइसोलेशन क्या होना चाहिए। अब आप बताओ इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है। आपने जब कम्युनिकेबल डिजीज एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा था तो या तो स्किन पे थी उनकी जैसे कि रैसेस सब लीजन ये सब आ रहा था उस कंडीशन में, या फिर हैंड फीकल ओरल रूट वाले जितने भी इन्फेक्शन हैं वो हैंड पे ज़्यादा रहते थे। तो क्या लगता है कैसे अब ये दूसरे को फैलाएगा? ऐसे स्किन पे लीजन बना हुआ है या फिर हैंड के थ्रू जो फैलता है, तो आप खुद बता दोगे कि कांटेक्ट के थ्रू। तो जब कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसा इन्फेक्शन फैलने का चांसेस, तो सबसे पहले तो हम लोग कांटेक्ट प्रिकॉशन करेंगे। इसके बाद जो इसका रेस्पिरेटरी है वहाँ से इसके स्नीजिंग के थ्रू या फिर कफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट्स आते हैं, एरोसॉल आता है, तो उसकी वजह से अगर ये हेल्दी पर्सन उसको इनहेल कर ले तो फिर डिजीज कंडीशन मतलब कि उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाने के चांसेस है। तो किससे फिर क्या हमें आइसोलेट करना होगा? बस 3 चीज़, एक कांटेक्ट और एक ड्रॉपलेट और एक एरोसॉल। अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे, आगे चलिए। लिखना कैसे बेसिकली हो। सो बैरियर आइसोलेशन का थोड़ा सा आप डिफाइन करोगे कि ये क्या है। इट रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द पेशेंट। ये जो है आइसोलेशन रिक्वायर्ड होता है जो पेशेंट के द्वारा इन्फेक्शन फैल रहा है उनके लिए, उन्हें आइसोलेट करना है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन फॉर्मुलेट 3 टाइप ऑफ आइसोलेशन सिस्टम। इसमें जो बैरियर आइसोलेशन है या फिर इन्फेक्शियस पेशेंट से दूसरे में ना फैले, इसके लिए हम लोग 3 टाइप का आइसोलेशन करते हैं जो अभी मैं बताई, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट और एरोसॉल। देखिए ये इसे कैसे आप लिखोगे एग्जाम में। सो पहला देखेंगे कॉन्टैक्ट आइसोलेशन कि एक पर्सन जिनके हैंड पे हो या फिर उनके जो भी वो कपड़े यूज कर रहे हो, क्लॉथिंग पे हो, लिनन जो भी यूज किया जा रहा है उन पे अगर उनका इन्फेक्शन जिसके वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनके अंदर का माइक्रोब्स अगर उनके हैंड में हो, उनके बॉडी पे हो, या फिर वो जो यूज कर रहे हैं जो भी पर्सनल मतलब जो भी वो यूज करते हैं, लिनन हो गया, उन पे हो सकता है। तो उन दोनों को हमें अलग करना होगा। तो वही बोला जाता है कि इम्प्लीमेंटेड व्हेन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इज कॉन्टैक्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ये उस डिजीज कंडीशन या फिर वैसे कंडीशन में किया जाएगा जब चांस हो कि कॉन्टैक्ट के थ्रू ये जो डिजीज कंडीशन है वो फैले या फिर इन्फेक्शन जो है वो फैले। तो इस टाइम पे हमें क्या करना होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज स्पेशली विल एग्जामिन द पेशेंट। अब कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल रहा है तो अपने आप को खुद भी बचना है, आपको बचाना है। तो आई थिंक कि मतलब जो अदर पेशेंट है वो तो पेशेंट के पास टच करने नहीं आएंगे, लेकिन आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो, आपको काम है उनका एग्जामिन करना। तो उस टाइम पे आप तो ससेप्टेबल, मतलब आपको चांस है कि वो डिजीज कंडीशन कॉन्टैक्ट के थ्रू आप अफेक्ट हो जाए, आपको भी इन्फेक्शन हो जाए। तो फिर आइसोलेट क्या करना होगा? कैसे? आप तो टच करोगे ही करोगे। अगर एक रूम में रख देते हो और आपके पास केयर लेने आया है तो उसका केयर कौन देगा? तो आपको तो कॉन्टैक्ट में है। तो अब इस टाइम पे क्या आपको कॉन्टैक्ट आइसोलेशन एक हेल्थ केयर वर्कर को यूज करना होगा। तो सर्जिकल गाउन पहनेंगे कि टच भी करे तो वो गाउन आप सीधा कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, और
आपको हैंड के थ्रू एग्जामिन करना होता है, पालपेट ये सब करना होता है, तो इस टाइम पे आप सर्जिकल ग्लव पहनोगे, जिसकी वजह से आप आइसोलेशन मेंटेन कर पाओगे और इन्फेक्शन नहीं होगी। अब देखिए यही चीज़ें आपको डिटेल में आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि आइसोलेशन सिस्टम आता है तो वहाँ पे आप क्या क्या लिखोगे वो मैं समझा रही हूँ। हालांकि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपका हर एक डाउट क्या कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है ये पक्का क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस। सो चलिए देखते हैं। ये वाला फिर से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इन्फेक्शियस पेशेंट के, मतलब एक पेशेंट है जिन्हें अगर MRA से मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के वजह से अगर ये वो अफेक्टेड है, तो उस टाइम पे एक नर्स को आइसोलेशन का जो कॉन्टैक्ट वाला जैसे सर्जिकल गाउन और ग्लव्स पहनना ही पहनना है, तभी टच करेगी। ये आइसोलेशन आपको मेंटेन करना ही करना है। या फिर कोलेस्ट्रेडियम डिफिशियल हो गया जो कि डायरिया सब करवाता है, एब्डोमिनल पेन, तो ये फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलने का चांसेस होता है, हैंड के थ्रू फैलने का चांसेस होता है। तो इस टाइम पे आपको कॉन्टैक्ट आइसोलेशन का यूज करना है। सेकेंड जो था वो ड्रॉपलेट आइसोलेशन हमें मेंटेन करना है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आइसोलेशन सिस्टम में। तो ये क्या है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेलिंग इन्फेक्शन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस डेट रिक्वायर यूजेज ऑफ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, जो भी स्नीजिंग ये सब के थ्रू जो इन्वायरमेंट में रहती है, जो कि रेस्पिरेटरी के थ्रू आप इनहेल कर ले सकते हो या फिर अदर जो है वो भी इनहेल कर सकते हैं। एक इन्फेक्शियस जो डिजीज कंडीशन वाला पर्सन आया उसके वजह से, तो अब आपको है कि इसे कैसे, इस ड्रॉपलेट को कैसे रोका जाए। तो इस टाइम पे आपको सर्जिकल मास्क यूज़ करना होगा। आपके आई में जाने के चांसेस है ड्रॉपलेट को, तो आपको सर्जिकल गोगल्स भी पहनना होगा, यूज़ करना होगा, और फेस शील्ड भी इस टाइम पे यूज़ करना होता है। कौन कौन से मतलब कैसे पेशेंट आएंगे, किस इन्फेक्शन के साथ आएंगे, तब आपको ड्रॉपलेट आइसोलेशन यूज़ करना है। तो इन्फ्लुएंजा वाला अगर पेशेंट आए या फिर पर्टूसिस वाला आए, आपको पता है कि ये वाला डिजीज कंडीशन मतलब ये वाला इन्फेक्शन इनके अंदर है, तो आप सर्जिकल मास्क गोगल ये सब यूज करोगे ही करोगे, तभी आप ड्रॉपलेट, क्योंकि इनका स्नीजिंग के थ्रू फिर कैसे भी ये ड्रॉपलेट इनके सराउंडिंग में रहेगा, तो आपको कैसे आप बच सकते हो। तो ये आइसोलेशन आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है एयरबोर्न आइसोलेशन। ये क्या है, दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन इंक्लूड, अब इसमें एक बार आगे आपको मैं बताऊंगी कि ये जो ड्रॉपलेट आइसोलेशन है और एयरबोर्न आइसोलेशन है इसमें क्या डिफरेंस होता है। ड्रॉपलेट में जो रेस्पिरेटरी के थ्रू जो भी ड्रॉपलेट बाहर आ रही है उस साइज में बड़ा होता है और ये कुछ ही दूर तक इन्फेक्शन को फैला सकता है। बट जो एयरबोर्न है जिसमें कि बहुत दूर तक ये जा सकता है, एक रूम से दूसरे रूम में भी जा सकता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं आ पाता है, तो ये ट्रैवल बहुत लंबे समय तक करता है। और इसमें अगर आप नॉर्मल मास्क यूज़ करते हो तो उससे काम नहीं चलने वाली है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। तो इस टाइम पे यूज़ करना होता है हमें जो रेस्पिरेटर आता है वो वाला मास्क हमें यूज़ करना होता है। साथ ही साथ जैसा कि बताइए कि इसका साइज़ बहुत छोटा है तो बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहता है, दूसरे रूम में जा सकता है, तब आपको निगेटिव रूम प्रेशर इस टाइप के पेशेंट में हमें आइसोलेशन के लिए यूज़ करना होता है। मीन्स कि जो पेशेंट आया है हॉस्पिटल में, अब ये क्या था, ये तो कांटेक्ट था, ये तो और एक ड्रॉपलेट था, इसमें कुछ ही दूर तक, इसमें तो है कि कांटेक्ट करेगा, तो अदर तो पेशेंट कांटेक्ट करने आएंगे नहीं, उन्हें क्या मतलब है, लेकिन एक हेल्थ केयर वर्कर को उनके टच में आना होता है, तो आप इस तरह से कॉन्टैक्ट आइसोलेशन मेंटेन कर लिए। ड्रॉपलेट में था कि चलिए मतलब ये आपकी आई में जा सकता है, नोज में जा सकता है, अदर पेशेंट को आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे तो उन्हें खतरा नहीं है, या फिर उन्हें मास्क दे दो तो काम चलेगा। तो ड्रॉपलेट तक तो ठीक है, बट इसका क्या किया जाए जिसका साइज बहुत छोटा और एक रूम से दूसरे रूम में भी फैल सकता है, तो क्या अदर पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इनके लिए जो आइसोलेशन मेंटेन होगा वो है निगेटिव एयर, मतलब निगेटिव प्रेशर मेंटेन करना रूम में, ऐसे रूम में रखा जाएगा जहाँ निगेटिव एयर। ये क्या होता है, दो टाइप के हॉस्पिटल में रूम आपको देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव रूम प्रेशर और एक निगेटिव रूम प्रेशर। उतना तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमें मेन कॉन्सेप्ट जो जानना है वो निगेटिव रूम प्रेशर वाला, कि ऐसा रूम जहाँ पे ये इस रूम का प्रेशर इतना कम होगा कि इसका जो भी मतलब अंदर का एयर है वो बाहर ना जाए। हो गई ना बात, ये इसका डर था कि इसके अंदर इस रूम के अंदर जो ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है जो एयरबॉर्न वाला है,
ये अदर रूम में जा सकता है। मैंने ऐसा टेक्निक यूज किया कि इस रूम से एयर ही बाहर ना जाए। तो एयर वाला ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैसे जाएगा जो 5 mm से कम है, तो इस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो निगेटिव रूम प्रेशर हमने मेंटेन किया। साथ ही साथ आप बोलोगे कि हेल्थ केयर वर्कर का क्या, वो तो जाएंगे ना, आपको तो उन्हें केयर देना होगा ना। तो आपको रेस्पिरेटरी मास्क यूज करना होगा जब भी आप पेशेंट को डील करते हो। ब्रीदिंग apparatus ये सब एक्सेट्रा, मतलब ये सब का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा इन्फेक्शन है जिसमें कि इस तरह का नीड होता है, तो कोरोना हो गया, कोरोना वायरस वाला। इसमें तो देख रहे थे कि आप पूरा फेस शील्ड याद करो, वही चीज़ें बताया जा रहा है इसमें, चाहे वो गोगल्स हो, रेस्पिरेटर हो, या फिर क्योंकि इसका जो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया यहाँ पे बोलेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आगे ही हमारा सिलेबस में अलग दिया हुआ है, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सो बस अभी आप इतना याद रखो कि ये इसका जो माइक्रोब्स ड्रॉपलेट का जो साइज है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का, वो बहुत छोटा हो जाता है, दूर तक ये फैलेगा, कहीं भी जा सकता है। तो उस टाइम पे हमें इस तरह के प्रिकॉशन, आइसोलेशन मेंटेन करना है। सो ये था हमारा आइसोलेशन सिस्टम। सो आइसोलेशन सिस्टम यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर आए, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, इन सब का PDF आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा। जितना भी टॉपिक जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एज इट इज के अगर फ्यूचर बताऊँ तो INC का जितने भी टॉपिक है सारा उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम टाइम पे हमें एक गाइडलाइन चाहिए होता है कि हमें पढ़ना क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के साथ मिलेगा। और बार बार मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, वो हमें कैसे पता है। तो 10 ईयर का PYQ जो कि लेटेस्ट एग्जाम पेपर हो रहा है, जब से सेमेस्टर एग्जाम पेपर आया है, वो सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप खुद आइडिया लगा पाओगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। और ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी है, ये सब्जेक्ट सच में ईजी है, बट एक बार आपको मतलब अच्छे से पढ़ लेना होता है कि टॉपिक क्या हो, आप लिखोगे क्या। ये 38 मार्क्स में पूछता है, मीन्स कि स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट है उनमें दिक्कत आ जाती है कि वो उनको पता तो सब होता है बट वो राइट डाउन नहीं कर पाते हैं वो चीज़ों को। तो वो कैसे ठीक होगी, वो प्रैक्टिस से आप मतलब अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। अब वो प्रैक्टिस कैसे करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें 10 ईयर का है, आप 1-2 पेपर एटलीस्ट इन्फेक्शन कंट्रोल में ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। आप पूरा माइक्रोबायोलॉजी ये सब नहीं लिख सकते, 3 आवर आपके लिए मुश्किल पड़ता है। जो ये वाला इन्फेक्शन कंट्रोल वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना आप अच्छे से लिखते हो, जितना आप स्पीड मेंटेन करोगे, उतना अच्छा आप मार्क्स यहाँ से ला सकते हो। एज इट इज पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल सकता है, अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो उसके लिए एटलीस्ट 1.5 घंटे का, मतलब जब भी आपको टाइम मिले आप प्रैक्टिस करके देखिएगा आप कितना लिख पाते हो, जो कि आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगा। नोट्स पेड है बट अफोर्डेबल है। व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो ये जो आइसोलेशन सिस्टम जो मैं बताई कि हमेशा पूछता है, तो आइसोलेशन का सबसे पहले डिफिनेशन लिखना है, कितने टाइप्स का होता है। तो बैरियर को ही पहले आप डिफाइन करो। इसके अंदर बैरियर आइसोलेशन के हम लोग अंदर 3 पढ़े, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न। रिवर्स आपको लास्ट में लिखना है, और उसके अंदर सिर्फ इतना लिखना है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इनसे भी यूज़ करवाते हैं और खुद भी करते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा चांस होती है इन्फेक्शन होने की। बस इतना आपके लिए। यहाँ पे आइसोलेशन सिस्टम हमने कंप्लीट किए, कितने टाइप्स के होते हैं वो भी। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, और इसके बाद ही आप देखोगे कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में अगेन आपको इसके बारे में पढ़ना है। और ये चीज़ें कॉम्पिटेटिव में भी पूछता है, अगर आप सेट मारोगे तो वहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल सारा चीज़ आपको अच्छे से हम लोग देखेंगे। पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशन देख लेते हैं। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब क्या है, कई बार स्टूडेंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोलते हैं। बट ये ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, साथ ही साथ हैंड हाइजीन, जितने भी नीडल, स्टिक, इंजरी, सारी चीज़ इसके अंदर आते हैं। तो जब भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखोगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर द प्रोसीजर फॉलोड इन इन्फेक्शन कंट्रोल विल टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट। ये हमें एक तरह का ऐसा प्रिकॉशन है जो ऑल टाइम हमें यूज़ करना है जब हम लोग पेशेंट का केयर देते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड कैसा वहाँ पे ज़रूरत है। हमेशा ध्यान में हमें रखना है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हम लोग को यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन खुद भी ना फैले और दूसरों को भी ना फैले। क्योंकि एक तो पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो कि खुद इन्फेक्शन के लिए सोर्स हैं, जो एक से दूसरे में फैलाएंगे। कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो बीमार हैं, डिजीज़ कंडीशन वाले हैं, उन्हें भी ज़रूरत है कि मतलब एक तो ऐसे ही इम्यूनिटी वीक है और भी थोड़ा सा भी कोई भी
हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ही उन्हें अफेक्ट कर देगा। तो उन्हें कैसे बचाना है, इनके सोर्स अलग ना फैले या फिर खुद को भी कैसे बचाना है, इन सब से बचने के लिए एक ही रास्ता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को ऑल पेशेंट में ऑल टाइम आपको ध्यान रखना है, यूज करना है। पर्पस अगर देखें, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का क्या पर्पस है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, तो उसके अंदर क्या हमें ध्यान क्यों पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है वो रिड्यूस हो। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहला हैंड हाइजीन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप सबसे पहला प्रायोरिटी दोगे, तो हैंड हाइजीन का ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटेटिव में भी। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके अंदर सारा चीज़ आता है जो हम लोग देखेंगे अभी। प्रिवेंटिंग ऑफ इंजरी फ्रॉम नीडल स्टिक एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब ही है कि सेफ रखना खुद को, इन्फेक्शन सबसे बचाना। तो नीडल स्टिक इंजरी भी इसी में आ जाता है, क्योंकि नीडल स्टिक इंजरी से एक जो वहाँ पे काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन का, कि हेपेटाइटिस का था या फिर HIV वाले पेशेंट था, आप के अंदर अगर वो निडल चला गया तो आप नहीं बच सकते। आप वॉरियर और खुद को आपको बचाना सबसे पहला आपका ड्यूटी है। तो ये इसी के अंदर आता है कि हमेशा आपको खुद को निडल स्टिक इंजरी या फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट से खुद को बचाना है। हाउ टू हैंडल पेशेंट इक्विपमेंट, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करें, कैसे सेफ रहे वो, कैसे इन्फेक्शन स्टेरलाइज यूज करना है हमेशा। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग हमेशा करते रहनी है, ये नहीं कि आपने हैंड हाइजीन बहुत अच्छे से कर लिया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी पहन रहे हो और वहाँ जो कार्डियक टेबल है वहाँ कभी क्लीन नहीं करते हो आप, जैसे कि तैसा वहाँ पे ब्लड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी वहाँ के इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसे भी आपको डिसइंफेक्टेंट हमेशा क्लीनिंग करके रखना है। से रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफिंग एटिक्वेट क्या है? जब भी ये ऐसी मतलब एक प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसा एक मैनर होना चाहिए कि जब भी कोई स्नीजिंग कफिंग करे, चाहे उसके पास कोई अदर पेशेंट हो या ना हो, टिश्यू या फिर एल्बो का यूज़ करना ही करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ड्रॉपलेट जो है वो ड्रॉपलेट के थ्रू ये माइक्रोब्स आएंगे और वो इन्वायरमेंट सराउंडिंग में रहेंगे, उससे कोई भी इनहेल करेगा, नॉर्मल हेल्दी पर्सन, जो कि इन्वायरमेंट में आपने उसके पास स्नीजिंग नहीं किया, बट क्योंकि इन्वायरमेंट में था, आपके स्नीजिंग के वजह से था, तो वो उसके अंदर हेल्दी पर्सन के अंदर जाके फिर से डिजीज कंडीशन कॉज करवाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमें मतलब एल्बो का यूज़ करना है या फिर टिश्यू का यूज़ करना है जब भी स्नीजिंग या फिर कफिंग के टाइम पे। हैंडलिंग ऑफ लॉन्ड्री, जो भी लिनन का अच्छे से क्लीनिंग होना चाहिए। पेशेंट रूम प्लेसमेंट की, अगर ये इन्फेक्शियस पेशेंट है तो उसे आइसोलेट कैसे करके रखना है, या फिर एक बेड से दूसरे बेड का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये सारे चीज़ जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है। तभी बोला जा रहा है कि जब भी आप केयर करते हो पेशेंट का तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हर एक पेशेंट को मानना है आपको, ऐसा नहीं सोचना कि ये इन्फेक्शियस नहीं है। कहीं पे अगर मतलब कुछ भी पेशेंट को टच करते हो तो आपको यही ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकती है, हमें मेंटेन करके रखना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को। अब इसमें जो हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पढ़ा, वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इफेक्टिव यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मीन्स कि हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इफेक्टिव यूज ऑफ ये आया हुआ क्वेश्चन आप खुद PDF में जाके व्हाट्सएप के थ्रू देख सकते हो। तो इसे कैसे लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आए तो ये 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव वे में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे यूज करेंगे, या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो जब भी इफेक्टिव यूज आया तो सबसे पहले आप बताओगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का है, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है ग्लव्स, फेशियल प्रोटेक्शन, जिसके अंदर चाहे वो मास्क हो गया या फिर आई शील्ड, फेस, सारी चीज़ें जो कि फेस को कवर करना है, वो गाउन आएगा। डिजाइन प्रोटेक्टिव स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो क्यों डिजाइन किया गया है, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यही इफेक्टिव वे जो आपसे पूछा जा रहा है इस सीक्वेंस के बारे में, कि ऐसा नहीं है कि पहले आप ये शू कवर पहन लिए हो, पहले आप मास्क पहन लिए हो, इसके बाद गाउन पहनते हो, इसके बाद हैंड वॉश करते हो, तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। मतलब ये अननेसेसरी आपने जो भी किया वो माना जाएगा। सो एक सीक्वेंस में हमें मेंटेन करना होता है, ताकि इफेक्टिव वे में जो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो सारा चीज़ें सही हो, इन्फेक्शन के चांसेस कम जाए। सो सीक्वेंस ज़्यादा ये है नहीं, बट ये पूछता है अब ये जो 8 मार्क्स का जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है MCQ, वो उसमें हमेशा ये सीक्वेंस दिया हुआ था। तो
जब भी डॉनिंग, जब भी वियर करते हो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप, तो आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना है। सबसे पहले गाउन पहनना है, इसके बाद आप शू कवर पहनोगे। मास्क और रेस्पिरेटर तब आपको यूज़ करना है, मतलब अगर नॉर्मल चांसेस हो तो मास्क यूज करोगे, अगर एयर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वाला अगर कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है तो उस टाइम पे आपको रेस्पिरेटर यूज़ करना होगा, लाइक कोरोना वायरस में इसी को यूज़ किया जा रहा था। देन आप गूगल्स और फेस शील्ड पहनोगे, तब आपको ग्लव्स पहनना है। वही डॉफिंग जब भी करते हो तो ग्लव्स को पहले उतारना होता है। याद कैसे करना है, GSM G2, क्योंकि ये सीक्वेंस आपसे MCQ में पूछता है। सो ये क्या है, गाउन के बारे में आप कैसे इफेक्टिव वे में मतलब पहले तो आप सीक्वेंस मेंटेन किए, अब अगर आप जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप वियर कर रहे हो वो भी एक सीक्वेंस मतलब एक अच्छे वे में होना चाहिए। तो जब भी आप गाउन पहनते हो तो एक पर्सन है इस तरह से इस गाउन पहन रहा है, फुली कवर द टॉर्सो फ्रॉम द नेक, नी, आर्म इन द फ्री स्ट्रैप बैक। एक पर्सन है, ये टॉर्सो बोला जाता है नेक के नीचे वाला जो एरिया है जिसके अंदर, जिसको हम लोग हिंदी में धड़ ऐसा बोलते हैं कि बाहर का जो भी एब्डोमेन आ गया, पीछे बैक आ गया, शोल्डर आ गया, तो वो सब अच्छे से यहाँ पे गाउन आना चाहिए, इसके हैंड तक यहाँ तक जाना चाहिए, साथ ही साथ पीछे भी वो कवर करे, तब वो इफेक्टिव गाउन है। नेक्स्ट आप शू कवर पहनोगे, तो शू कवर एक पर्सन जब पहन रहा है तो ये अगर ये जो शू है उसको मतलब प्रोटेक्ट करता है कि स्किन इन्फेक्शन बाहर ना जाए, तो ये पूरे अच्छे तरह से ये कवर होना चाहिए, तभी तो इसका पहनने का कोई फ़ायदा होगा, तभी तो ये इफेक्टिव होगा। मास्क और रेस्पिरेटर नेक्स्ट आता है, तो ये मास्क जब भी आप पहनते हो तो सिक्योर टाई इलास्टिक बैंड मिडल ऑफ हेड नेक। तो जब भी आप जैसे रेस्पिरेटर का आप थोड़ा सा भी इमेज याद करो कि इस तरह से ये रहता है और पीछे से इसके बैंड होते हैं, तो आपने ये पर्सन जैसे कि ये मेरे पास पर्सन है, अगर ये रेस्पिरेटर यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे ये लाएगा और पहले जो इलास्टिक बैंड है उसको पहनेगा, देन जैसे ही उसके नोज पे आएगा तो यहाँ पे ये सिक्योर करेगा और अच्छे से यहाँ पे देखा जाता है सांस ले छोड़िए कि मतलब ये कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जैसा कि ड्रॉपलेट जो न्यूक्लियाई है जो एयरबॉर्न वाला है वो स्प्रेड हो सकता है इजली, तो इस टाइम पे इसे यूज़ किया जाता है ये और इफ़ेक्टिव वे में कि कहीं से आपको लीकेज ना हो, नहीं तो आपको पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप फेस शील्ड पहनते हो, तो ये जो है प्लेस ओवर द फेस के ऊपर प्लेस करना है एंड एडजस्ट फिट अच्छे से कर लेना है। लास्ट में आप ग्लव्स पहनते हो, तो ग्लव्स के लिए मैं आपको ग्लव्स वेयरिंग का टेक्निक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली जो कोरोना वायरस के टाइम पे पहनते थे तो ये पहले हमें डोमिनेंट हैंड में इस तरह से पहन लेना होता था। सर्जिकल ग्लव्स का टेक्निक मैं बताऊंगी अभी। ये नॉर्मल जो कोरोना वायरस के टाइम पे पहना जा रहा था, तो ये अपने सबसे पहले डोमिनेंट में पहना है, इसके बाद नॉन डोमिनेंट में को ये वेयर कर लेना है। और जो आप गाउन पहनते थे उससे उसके ऊपर जो है इस तरह से ऐसे लाना होता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो सर्जिकल ग्लव्स था उसे कैसे पहन। सर्जिकल ग्लव्स है तो नहीं मेरे पास, तो इसे एज्यूम करते हैं लाइक आप पेपर से जब निकालते हो तो इस तरह से रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सर्जिकल ग्लव्स होता है ऊपर वाला जो एरिया है उसे स्टेराइल माना जाता है और यहाँ पे जो है वो डिसइंफेक्टेंट रहता है। अभी मैं टच कर रही हूँ बट ऐसे सिर्फ बताने के लिए। पहनना कैसे है, तो जब पहले डोमिनेंट राइट हैंड में हमें पहनना है तो यहाँ टच करना है। ये आपका हैंड को अभी स्टेराइल, क्योंकि ग्लव्स के अंदर ऊपर ज़्यादा स्टेराइल है और यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट है, मतलब ऐसा समझो कि ये ज़्यादा स्टेराइल है, कम है। तो यहाँ पे आप टच करोगे अपने हैंड से, कभी भी ऊपर नहीं टच करना है और इस तरह से आप जो है उसे पहन लोगे। ठीक है, पहले राइट में आपने पहना, कभी भी ऊपर की ओर टच नहीं करना है। क्या प्रिंसिपल है, याद रखते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरह से आपने अच्छे से पहन लिया। अब जो है ये आपका स्टेराइल माना जा रहा है, ये भी स्टेराइल, तो आप यहाँ नहीं टच करोगे, इस तरह से ऐसे उठाया जाता है। जो सर्जिकल ग्लव्स ऐसे पेपर से आप निकालते हो और आपको इस तरह से टच करके, मतलब सिर्फ ध्यान वही रखना है कि ऊपर वाला ज़्यादा स्टेराइल है तो हम ग्लव्स से ही पहनेंगे, मतलब ग्लव्स हैंड्स से हम लोग ग्लव्स को ही पकड़ेंगे, अंदर वाला हमें नहीं पकड़ना है। आप इस तरह से ऐसे पहन लोगे और फिर जो गाउन होता है उसके ऊपर हमें कभी भी नीचे नहीं टच करना है, गाउन के ऊपर ऐसे ऊपर से ऐसे लगा लेना है। तो ये हो गया सर्जिकल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डॉफिंग कैसे करते हैं, मतलब रिमूव कर कैसे करते हैं। डर्निंग के लिए फिर एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले गाउन वेयर किया, GSM G2 गाउन, शू कवर, मास्क, इसके बाद हम या फिर रेस्पिरेटर कोई भी जैसा नीड है वैसा पहनेंगे। इसके बाद गूगल फेस शील्ड, तब हम लोग ग्लव्स। बट जब हम लोग डॉफिंग करते हैं तो ग्लव्स को पहले हटाना होता है, सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड यही। तो रिमूव या फिर डॉफिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप ग्लव्स को हटाओगे और इस वाले फ्रंट वाले, मतलब इसको सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड माना जाता है। तो क्या करना है, ग्रैब
आउटसाइड एज ऑफ नियर रिस्ट। यहाँ पे आप पकड़ोगे यहाँ से और ये आपको ऐसे हटाना है, अंदर की ओर नहीं जाना है। यहाँ पे कंटामिनेटेड है, ये आपने हटाया। सबसे पहले डोमिनेंट राइट हैंड का आप ऐसे मान लो यहाँ पे, और इसके अंदर रख लेना है। फिर दूसरे हैंड जो इस पे ग्लव्स है उस वहाँ पे रखना है, और दूसरे हैंड का जो अपोजिट जो कि नन वाला है या फिर आप लेफ्ट मानो, यहाँ पे आप डालोगे। अंदर से आपको ये करना है क्योंकि ऊपर आप कंटामिनेटेड हो गया, और नीचे से आपको इस तरह से करके और जाके रेड बिन में डिस्कार्ड कर देना है। हो गया। इसके बाद आप फेस शील्ड या फिर गूगल हटाओगे सेकंड में। थर्ड में आपको गाउन को हटाना है। अनफास्टन टाइप पील गाउन अवे नेक, इस मतलब ऐसे जैसे कि ये हमारे पास पर्सन है, वो ऐसे अपने हैंड को नीचे की ओर श्रिंक करके ऐसे लाएगा और फिर इस तरह से अंदर की ओर जो है उसे मोड़ना होता है। लाइक मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ। ये मेरे पास जैसे मेरे पास कैप था, तो इसको क्या करना है कि आप इस तरह से किसी पर्सन पहना हुआ है तो उसको एकदम से ऐसे अपने हैंड को खींचना है, और ये जब उल्टा के टाइप से ऐसे करके और इसे डिस्कार्ड कर देना है। तो यही नॉर्मल सा पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है। देन आप गाउन हटाने के बाद मास्क एंड रेस्पिरेटर हटाओगे। देखिए जो ग्लव्स है उसका पूरा फ्रंट वाला कंटामिनेटेड माना जाता है। फेस एंड शील्ड गोगल जो है वो आगे वाला कंटामिनेटेड माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गाउन जो है उसका फ्रंट जो है वो कंटामिनेटेड माना जाएगा, और जब आप खोलते हो तो अनफास्टन पहले ये वेस्ट वाला करना होता है, देन आप नेक वाला करते हो, और फिर उसी तरह से हटा देना होता है। ऐसे रोल करते हुए डिस्कार्ड कर देना होता है। मास्क का जो फ्रंट एरिया है उसे ये माना जाता है कंटामिनेटेड, तो पहले आप हेड के पास जो रहेगा उसे हटाते हुए पहले रेस्पिरेटर का अगर देखोगे मेरे पास, जैसे मैं समझाती हूँ, जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन रेस्पिरेटर का इसे हम लोग मानते हैं मास्क के लिए। तो ये हम पहले नीचे वाला निकालते हैं तब ऊपर वाला निकालते हैं, जिससे ईजिली निकल जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जो कैप अभी आप देख रहे हो सकता है उससे आपको लगे कि इसको कब पहनते हैं, तो ये पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव पहले ही हम लोग ऐसे जो कैप है उसे वियर किए रहते हैं, तब हैंड वॉश करके जो भी गाउनिंग ग्लविंग वो किया जाता है, डनिंग डॉफिंग किया जाता है। लास्ट में एक और कन्फ्यूजन आपको आ सकता है कि जो शू कवर बीच में हम लोग देखे थे वो कब रिमूव करते हैं। तो सबसे लास्ट में शू कवर को, क्योंकि वो ज़्यादा ही कंटामिनेटेड माने तो उसको रिमूव किया जाता है, और कुछ नहीं। तो आप ये सीक्वेंस को बस याद रखिएगा और कुछ नहीं याद रखना है। इसमें आप GSM G2 बार बार मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पूछा हुआ है और छोटा सा जानते हुए हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो ये इससे याद रह जाएगा। यहाँ पे आप याद करोगे जी याद कर लीजिएगा, गूगल फेस शील्ड वहाँ पे ही आपका याद आ जाएगा, तो 3G पहले ही आ जाएगा और इसके बाद MR आएगा। अगर आप इस सीक्वेंस को एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, याद रह जाएगा। अब बहुत हो गया, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इफेक्टिव यूज हमें पूछा है ना, तो उसमें कुछ और पॉइंट आप यूज करोगे, एग्जाम में आता है। सो सेफ यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कैसे करोगे, तो जब भी आप ग्लव हैंड रहते हो तो अब अपने फेस से ग्लव्स हैंड को अलग रखना है। बहुत लोगों का आदत होता है ना कि अपने हैंड से फेस को टच करते रहते हैं, तो ग्लव जब आपने वेयर किया तो आपको नहीं टच करना है, कभी नहीं। अवॉइड टचिंग एडजस्टिंग अनदर पीपी, किसी भी जैसे कि अब आपने ग्लव जैसे ही वेयर कर लिया तो अदर जगह पे आपको टच नहीं करना है। रिमूव ग्लव देयर बिकम टॉर्न, अगर आप देख लेते हो कि टॉर्न, आपने जो ग्लव्स पहना है फिर पहनते टाइम साइज छोटा बड़ा होने की वजह से वो फट जाता है, टॉर्न हो जाता है, तो उसे हटा देना और फिर से हैंड वॉश करके न्यू ग्लव आपको पहनना है। नहीं तो अगर आपने टॉर्न पहन के रह लिया तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अनइफेक्टिव माना जाएगा, कोई उसका मतलब ही नहीं है। लिमिट टचिंग सरफेस एंड आइटम, अगर आपने पूरी तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गाउन, ग्लव्स सारे चीज़ को आपने पहन लिया है तो फिर आपको कहीं भी इधर उधर टच नहीं करना। नॉर्मली आप सर्जन को देखोगे या फिर स्क्रब नर्स को ऊपर की ओर ऐसे हैंड करके खड़े रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। जो आइसोलेशन पे वहाँ पे ही हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि कम्युनिकेबल जैसे हेल्थ कॉन्टैक्ट में मतलब हेल्थ से रिलेटेड हमें प्रिकॉशन क्या करना है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो करता क्या है, एक से दूसरे में स्प्रेड हो जाता है, ट्रांसमिट होगा, तो वही ट्रांसमिशन को अब हमें कैसे रोकना है, दोबारा हमारे सिलेबस में और अच्छे से डिस्कस करना है पूरा एग्जाम्पल के साथ। सो क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर द एडिशनल
to following the standard precaution in order to prevent the transmission of specific highly communicable pathogen। जैसा कि हम लोग देखें कि अगर इन्फेक्शन से हमें बचना है तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का हमेशा यूज़ करना होगा। जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो, हैंड हाइजीन हो, नीडल स्टिक इंजरी हो, ये रेस्पिरेटरी एटिक्वेट सबको मेंटेन करके रखना है। बट एडिशनली जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ पेशेंट आते हैं उनसे फैले ना, तो उनके लिए वो उनसे ट्रांसमिट हो जाता है, तो वो कैसे रोकेंगे, वो हमें इफेक्टिव वे में इन्फेक्शन कंट्रोल को, अगर इफेक्टिवली इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन भी यूज़ करना होगा। इसमें 3 मेन टाइप आते हैं। सबसे पहला एयरबोर्न कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए, बस यहाँ पे इलैबोरेटिव वे में है। एयरबोर्न प्रिकॉशन सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट सस्पेंडेड इन द एयर इज प्रिवेंटेड। स्नीजिंग या फिर कफिंग के थ्रू ऐसे इसका एग्जांपल देंगे कि जिसमें कि 5 mm से कम वाला, जिसे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोला जाता है, या फिर एयरबॉर्न इन्फेक्शियस एजेंट जो कि इन्वायरमेंट एयर में है उससे प्रिवेंट करना है। तो क्या करना होगा, क्या प्रोटोकॉल आप लगाओगे, तो इसमें नेगेटिव प्रेशर रूम, क्योंकि पहले ही मैं बता, तो वो एक रूम से दूसरे रूम में जा सकता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत लंबे समय तक एयर में ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम में ना जाए, इसीलिए नेगेटिव प्रेशर रूम मेंटेन करना होगा। ये ऐसा रूम है जो कि डेट लोअर वेंटिलेशन सिस्टम डेट प्रिवेंट द एस्केप ऑफ एयरबोर्न पैथोजन इनसाइड द पेशेंट रूम टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट। इसमें इस रूम में मतलब ऊपर की तरह वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाता है जिससे नीचे के एयर को सीधा ऊपर से वो हटा दे। तो जब ये ऊपर हट जाएगा तो इधर सराउंडिंग जो इसके रूम है इससे प्रेशर इसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल सी बात है कि ये कम हो गया तो यहाँ से एयर बाहर नहीं जाएगी, इसका प्रेशर कम है तो सो ये यहाँ से एयर बाहर नहीं जाता है। इस तरह से निगेटिव बाहर नहीं जाएगा तो जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो भी बाहर नहीं जाएगा, एयर में नहीं ट्रैवल करेगा। दिस टाइप ऑफ रूम आर कॉल्ड एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम। तो निगेटिव प्रेशर रूम जो है उसको हम लोग एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम भी बोलते हैं, जो कि टीबी वाले पेशेंट के लिए, कोरोना वायरस वाले पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। और भी प्रोटोकॉल है, लाइक सबसे पहले तो आपने नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया, देन आपको मास्क नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे रेस्पिरेटर यूज़ करना है ताकि अच्छे से आप अपने फेस को शील्ड कर लो, क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में तो इन्फेक्शन जाने से आपने मतलब अदर पेशेंट को बचा लिया, अदर फैमिली मेम्बर को बचा लिया, खुद तो आपको जाना होगा ना, तो आप अपने आप को कैसे उस रूम से जो, या फिर आप वहाँ पे हो और पेशेंट जो जिन्हें है ये वाला इन्फेक्शन में मेजर्स, टीबी एंड वैरिसेला आता है। एमटीबी से आपको याद करना है, ये 1 मार्क्स में हमेशा पूछता है, तो ट्रिक में हमें बता देती हूँ। सो आप अगर जा रहे हो आपको रेस्पिरेटर यूज करेंगे आप। एज द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आर द स्मॉल साइज वी नीड टू प्रॉपर हायर लेवल ऑफ रेस्पिरेटर टू प्रिवेंट देयर इनहेलेशन, ताकि आप इनहेल ना कर लो। डिजीज रिक्वायर एयरमोर कौन सा है, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मीजल्स, टीबी एंड वैरिसेला, जिसमें कि सिंगल और चिकन पॉक्स दोनों आता है, कम्युनिकेबल में हम लोग पढ़े थे। की पॉइंट क्या है जो बार बार आप कंफ्यूज हो रहे थे, जो एरोसॉल जिससे एयरबॉर्न इन्फेक्शन से हमें ट्रांसमिशन से बचना है उसको हम लोग ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, और एक ड्रॉपलेट आता है जिसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो न्यूक्लियाई जिसे एरोसॉल बोलते हैं वो 5 mm से कम होता है, हमेशा मैं आपको बताई हूँ, डायमीटर इससे कम होगा, और ये रिमेन सस्पेंडेड एयर में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ग्रेविटी के कारण ये नीचे नहीं आ पाता है। नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जो कि लॉन्गर होता है, 5 से 10 ये 5 to 10 से ज़्यादा होगा, ये कम है तो उसे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोला जा रहा है, ये ज़्यादा इसीलिए ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सिंपल सा बोलते हैं। क्योंकि ये बड़ा होता है तो ये कुछ ही दूर एयर में रहेगा और ग्रेविटी के कारण नीचे सरफेस पे आ जाएगा। सो ये दोनों में बस डिफरेंस है। तो आप बताइए कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, जो ज़्यादा एयर में ट्रैवल करेगा कहीं भी जा सकता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चला जाएगा और ये इन्फेक्शन फैला सकता है। सेकेंड, पहला तो हम लोग देखें एयरबॉर्न वाला, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वाला। अब हम लोग ड्रॉपलेट वाला देखते हैं जिसका साइज 5 mm से ज़्यादा होता है। ट्रांसमिशन इन्फेक्शियस एजेंट स्प्रेड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन इज प्रिवेंटेड। स्नीजिंग या फिर कफिंग के थ्रू ये एयर में आएगा, बट किनको होगा, जो पास में हो। तो प्रोटोकॉल आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे रेस्पिरेटर का भी यूज़ नहीं है, मतलब यूज़ कर सकते हो बट ये सर्जिकल मास्क से ही काम चल जाएगा क्योंकि साइज इसका बड़ा होता है, 5 में मतलब 5 से 10 इससे ज़्यादा इसका साइज होगा। सर्जिकल गॉगल्स का यूज़ करना होगा बिकॉज आई में ना चला जाए। सिंगल पेशेंट रूम शुड बी यूज, फिर भी क्योंकि एयर में रहता है ना, तो हो सके तो निगेटिव प्रेशर मेंटेन ना हो, बट फिर भी सिंगल रूम में जिस पेशेंट को है ऐसा प्रॉब्लम उन्हें रखना है। इसका एग्जांपल क्या है मैं आगे देखेंगे हम लोग। मोर देन 3
फिट स्पेशियल सेपरेशन बिटवीन, अगर एक ही रूम में रहता है तो 3 फीट का आपको डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ जब भी आप इनके रूम में इंटर करते हो, मतलब आइसोलेशन रूम में है बट एक स्टाफ को तो, नर्सिंग स्टाफ के तो जाना होगा इनके केयर के लिए, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको यूज करना है। और जब निकलते हो तो वो उनके रूम से जब भी आप बाहर आते हो तो डिस्कार्ड कर देना है। किस तरह के पेशेंट के लिए हम लोग ड्रॉपलेट ये आइसोलेशन या फिर ट्रांसमिशन आइसोलेशन हम लोग मेंटेन करते हैं, तो ये PIMP से आपको याद रखना है। वहाँ पे MTV देखे थे, यहाँ पे PIMP। पर्टूसिस, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस और निमोनिया वाले पेशेंट के लिए आपको इस तरह का जो ड्रॉपलेट आइसोलेशन प्रिकॉशन है वो मेंटेन करना रहता है। लास्ट हमारा है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशन। ये क्या है, इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, जो कि उनके वो खुद तो टच नहीं किए तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है। तो आप कैसे ये बचा सकते हो, जो भी सिंगल पेशेंट, अच्छा रहेगा कि सिंगल पेशेंट अगर रहेंगे नहीं तो टच करने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। बट एक ही मतलब हो तो नहीं पाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते तो एक ही रूम में अगर आप रख रहे हो तो 3 फीट का स्पेशियल यहाँ पे भी सेपरेशन आपको मेंटेन करना है। वेयरिंग अ गाउन एंड ग्लव्स फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। आप एक नर्स है उनके टच में तो जाएंगे तो वहाँ पे गाउन, जो भी ये ग्लव्स है वो सब आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हमेशा मेंटेन करके रखना है। किस तरह के पेशेंट में चांसेस होती है कि कॉन्टैक्ट के वजह से ट्रांसमिट हो जाए इन्फेक्शन, तो स्कैबिज हो गया। स्कैबिज जो कि ये हम लोग इंटीग्यूमेट्री में पढ़ के आए हैं, टीनी माइट अंडर स्किन के अंदर होता है तो टच किया तो उनके अंदर भी चला जाएगा। नोरो वायरस वाला जो इन्फेक्शन है जिसके वजह से बेसिकली ये ऐसी कंडीशन होती है इसकी वजह से कि वॉमिट, स्टूल ये जो है वो माउथ के थ्रू बाहर आने लगते हैं, उसे अफेक्ट करता है, तो इस टाइम पे भी हैंड पे रहने का चांसेस होती है। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आइसोलेशन यहाँ पे मेंटेन करना है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल वाला जिसमें कि वाइटरी डायरिया ये सब देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी क्योंकि ये फीकल ओरल रूट वाला इन्फेक्शन है तो इस टाइम पे हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन से हैंड टच नहीं करना है, उसके हैंड में रहेगी तो ये फैल सकता है। तो ये सारा आप यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ करोगे बचने के लिए, आइसोलेशन मेंटेन करोगे। तो ट्रांसमिशन बेस्ड, देखिए आइसोलेशन और ट्रांसमिशन में आपको सिमिलरिटी लग रही होगी क्योंकि है ही। आइसोलेशन में भी हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो है ट्रांसमिशन से हमें बचाना है कम्युनिकेबल डिजीज को, और हमारे सिलेबस में ट्रांसमिशन बेस्ड अलग से दिया हुआ है। तो ये इसका जब अगर आ गया, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, हमेशा इससे कॉम्पिटेटिव में भी पूछता है, तो ये है क्या, क्या क्या प्रोटोकॉल आप यूज़ करोगे। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इस अगर मेजल्स का पेशेंट है तो किस टाइप का हमें आइसोलेशन मेंटेन करना है। तो सिंपल सा है, ये येरो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वाला है, येरो वाला है, एरोसॉल वाला है तो हम लोग एयरबॉर्न आइसोलेशन मेंटेन करेंगे, मीन्स कि नेगेटिव प्रेशर वाला, और रेस्पिरेटरी यूज़ करेंगे। ड्रॉपलेट आइसोलेशन आप नेक्स्ट लिखते हो, ये है क्या, प्रोटोकॉल क्या यूज़ करेंगे, और इसका एग्जाम्पल ये सब लिख दीजिएगा, बस इतना इनफ है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का बस लास्ट बचा है एपिडेमियोलॉजी एंड सीडीसी का गाइडलाइन, तो वो दोनों को हम लोग देख लें। हालांकि एपिडेमियोलॉजी जो है आप कम्युनिटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट यहाँ पे भी दिया हुआ है और पूछ लेता है तो हमें यहाँ पे भी देखना होगा। एमंग पीपल, मतलब सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी का मतलब आप समझो। ईपी मतलब होता है एमंग, और डेमोस मतलब पीपुल, और ये लॉजी तो सबको पता है कि स्टडी। तो पीपल के बीच में मतलब इन्फेक्शस डिजीज देखते हो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होने की चांसेस होती है, तो वही डिजीज कैसे स्प्रेड हो रहा है उसका हम लोग स्टडी करते हैं, और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लगाते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ वेयर एन इन्फेक्शन अकर स्प्रेड विद इन द पॉपुलेशन टू गाइड एफर्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम। एपिडेमियोलॉजी में सिंपल सा है कि कैसे डिजीज फैल रहा है, वो कैसे स्प्रेड हो रहा है पॉपुलेशन लोगों के बीच में, उसका स्टडी करना, और साथ ही साथ स्टडी करते ही क्यों है, ताकि प्रिवेंट किया जाए। कहाँ पे एपिडेमियोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले तो कम्युनिटी का हेल्थ चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एमंग पीपल में क्या डिजीज़ है क्या नहीं, उसे हम लोग चेक कर रहे हैं, कैसे फैल रहा है, कौन से लोग बचे, मतलब ये सब का देखना। तो वो इसके थ्रू हो क्या रहा है अल्टीमेटली, कि लोगों का हेल्थ ही तो देखा जा रहा है कि कौन सा डिजीज़ हो गए हैं और कौन से बचे हैं। सो कम्युनिटी हेल्थ कैन बी असिस्ट बाय डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग। कैसे आप कम्युनिटी का हेल्थ पता करते हो, तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कम्युनिटी का हम लोग देख लेते हैं कि किनको डिजीज कंडीशन फैली है, इम्यूनिटी वीक था, क्या था, क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुई कम्युनिटी वाली एरिया में। सेकेंड आता है पॉपुलेशन डेटा इंक्रीज रिस्क। साथ ही साथ जब आप एक एरिया का, यहाँ का पर्सन है 4 5 जो भी 10 है, इसका आप देख रहे हो
कि किनको किनको इनके हेल्थ को देख रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे कि कौन से पर्सन जो है उनको ज़्यादा रिस्क है, लाइक किनका इम्यूनिटी वीक है या फिर हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते स्लम वाले एरिया में, तो किनको ज़्यादा रिस्क है आपको पता चल जाएगा। और यही एपिडेमियोलॉजी का फिर यूज किया जाता है कि जिनको ज़्यादा रिस्क है उससे बचाया कैसे जाए। सेकेंड हमारा यूज देखें तो मेकिंग इंडिविजुअल डिसीजन। अब जब आप इस एरिया में जाके हेल्थ सबका देख रहे हो, डिजीज कंडीशन कैसे हो रही है देख रहे हो, किसका इम्यूनिटी कैसा है वो देख रहे हो, इनकी बिहेवियर को देख रहे हो, तो आपको पता चला कि एक पेशेंट जो कि वहाँ पे 4-5 जो है, मतलब पर्सन, अभी पेशेंट नहीं हुए, पर्सन है जो कि अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इन लोगों को तो जो हेल्दी लाइफ स्टाइल के कंपेरिजन में ज़्यादा चांसेस है कि इनको इन्फेक्शन हो जाए। तो इनका ये खुद का डिसीजन है ना कि ये ऐसा कर रहे हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, फिर अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इन्हें एजुकेट करो, समझाने की कोशिश करो इनकी डिसीजन मेकिंग को, कि मतलब आप ये गलत कर रहे हो तो भी उन पेशेंट में जो ज़्यादा रिस्क है वो कम जाएगी। तो इसका ये भी काम होता है। इन्फॉर्मेशन और ऑब्टेन फ्रॉम द एपिडेमियोलॉजिक मेथड इज यूज। आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, पहले तो स्टडी किया कि कौन पेशेंट एल्कोहलिज्म है, किसका कौन हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, ये ले लिया। और देन टू मेक डेली डिसीजन अफेक्टिंग देयर हेल्थ, फिर उसी पर्सन को बताइए जिनको ज़्यादा रिस्क है कि आप कैसे इसे छोड़ेंगे। जैसे स्मोकिंग कोई कर रहा है तो उसे छोड़ने बोलेंगे, हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है तो हाइजीन मेंटेन करने बोलेंगे, अल्कोहल कोई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसे समझाएंगे। तो इस तरह से वो अपना इंडिविजुअल खुद का डिसीजन जो गलत ले के और जो भी रिस्क फैक्टर रिस्क के अंदर आ रहा था वो बदलेगा। नेक्स्ट आता है कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है रिलाई ऑन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड लेबोरेटरी एस्टैब्लिश अ प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट विल इन्वेस्टिंग अ डिजीज आउटब्रेक। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कौन सा डिजीज, जैसे लाइक कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा था, या फिर पहले कोई भी मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन जो कि कम्युनिकेबल होता था तो ये पूरा फैलते ही जाता था। तो जिनको हुई है तो ऐसे ही नहीं, पूरा क्लिनिकल पिक्चर देना कि कौन किसकी वजह से डिजीज कंडीशन हो रहा है। लैब ऑफ सब इसमें लेबोरेटरियन ये सब इन्वॉल्व होते थे और एक सटीक डेटा देते थे। नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर कॉजेज। जब आप पता कर रहे हो कि इसमें कौन सा डिजीज कंडीशन है तो ये भी तो आप पता करोगे ना, लैब ये सबका यूज़ कर रहे हो, पहले तो देखेंगे कि किनको रिस्क है। अब जिसकी वजह से लाइक कोरोना वायरस हो रहा था तो किस वायरस की वजह से हो रहा है, ये भी आप उसको कॉजेज को सर्च करते हो। सर्च फॉर द कॉजल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल रिस्क ऑफ डिजीज, एम टू आइडेंटिफाई कॉज एंड टेक एक्शन। आपको पता चलेगा कि हाँ कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, मतलब कोई भी, चाहे जैसे कि टीबी हो गया तो वो उसे कैसे अब रोकना है। कॉजेज तो आपको पता चल गया तो क्या करें कि ये रुकेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कितने मेथड होते हैं एपिडेमियोलॉजी का। वहाँ पे तो हम लोग देखें कि क्या यूजेज है एपिडेमियोलॉजी का। तो सबसे पहले तो हम लोग डिसीजन को पता कर लेते हैं कि किसकी वजह से रिस्क है तो डिसीजन चेंज करवा देते हैं। कॉजेज क्या है वो पता कर पाते हैं, जो रिस्क वाले हैं उन्हें फिर हेल्प कर पाते हैं। अब आप ये डेटा लेते कैसे हो, तो वो मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी आता है। तो 3 सबसे बेस्ट पॉपुलर मेथड है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करके पूरा। इसमें क्या है कि टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, किस पैटर्न में हो रही है उससे। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। मेथड इसका क्या है, कलेक्ट डेटा ऑन हु अफेक्टेड, वेयर टू अकर्ड एंड व्हेन दे बिकम इल। सो नॉर्मल सा आप एग्जाम्पल लो, टाइफॉइड जो कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको हम लोग स्टडी करने गए। तो पहले तो हम लोग उसका पैटर्न जानने के, मतलब पैटर्न ये डिस्क्रिप्टिव से जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वो कब अक्कर हो रहा है, कब लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, कब इल हो जा रहे हैं। जैसे कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलता है तो उसका एक हमें डिस्क्रिप्शन मिल गया कि ये रैनी सीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। रूल इन इन्फेक्शन कंट्रोल, अब आपको पता चल गया तो ये डिस्क्रिप्टिव से क्या कैसे इन्फेक्शन को आप कंट्रोल करते हो, क्योंकि आप पढ़ तो रहे इन्फेक्शन कंट्रोल ही ना। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड द इनिशियल क्लू फॉर आउटब्रेक एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई अफेक्टेड पीपल। डिस्क्रिप्टिव से हम लोग जान पाते हैं लाइक टाइफॉइड रैनी सीजन में फैल रहा है तो वो इनिशियल क्लू है कि वो रैनी सीजन में फैलेगा तो वहाँ पे ही वो उसे कैसे रोके ताकि वो लोग अफेक्ट ना हो। लाइक नेक्स्ट फाइलेरिया हो गया। फाइलेरिया हमें पता क्लू चल पाएगा लाइक वो नाइट, पहले जब कम्युनिकेबल डिजीज बताई हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई थी कि वो नाइट में वो सब उसके लार्वा जो है वो ब्लड में ज़्यादा आते हैं, तो वो पता कर पाना कि वो फैल कैसे रहा है, वहाँ पे ही उसे नाइट के टाइम पे ही उसके सैंपल लिए जाते हैं, उन्हें प्रोफाइलेक्सिस बचाव किया जाता है, तो वो
पहला इनिशियल क्लू जो है कि वो फैल कैसे रहा है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस इन्फेक्शियस डिजीज़ का, वो पता करना हमारा डिस्क्रिप्टिव, जो कि डिस्क्रिप्शन जब भी हम लोग किसी का लाइक हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है उसके बारे में, तो वही कोई डिजीज कंडीशन हो रहा है तो डिस्क्रिप्टिव में है कि उसका डेटा ले लेना। सेकेंड हम लोग चलते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। इससे समझिए कि एक स्टेप ऊपर आना। इसका क्या पर्पस होता है? टू आइडेंटिफाई कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। इससे पता करते हैं कि कारण क्या है और किनको ज़्यादा रिस्क है डिजीज फैलने का। तो इसमें मेथड होता है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट का मतलब होता है कि ऐसे पीपल जो एक ही डिजीज कंडीशन से मतलब सेम ग्रुप वाले, लाइक ट्यूबरकुलोसिस से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो अफेक्टेड है सिर्फ उनका स्टडी करना, टाइफाइड से जो अफेक्टेड है उनका स्टडी करना। सो ये क्या है? फॉलो अ ग्रुप ऑफ पीपल ओवर टाइम टू सी who develop the disease and what factor associated with it। लाइक टाइफाइड एक ही मतलब एक पर्सन में हुआ है, मतलब एक घर में पूरा हो गया है, एक कम्युनिटी में पूरा हो गया है। ट्यूबरकुलोसिस वो पूरा कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है। तो जिनको जिनको हुआ है ऐसा क्या फैक्टर था? क्या उनकी इम्यूनिटी वीक थी या फिर वैसे पीपल के पास वो चले गए जिनको टीबी था? तो क्या फैक्टर है जो कि वो अफेक्ट हुए? पूरा वहाँ से आप डेटा ले लोगे, उनसे आप पूछताछ करके। नेक्स्ट इसमें आता है एनालिटिकल में, अब उस पेशेंट को देखो जो कंट्रोल है। एक तो आपने सेम ग्रुप का देखा, अब जो कि कोहॉर्ट था, अब देखोगे कि किनको नहीं हुआ है। स्टार्ट विद द पीपल हु हैव डिजीज एंड सिमिलर ग्रुप विदाउट डिजीज। जिनको डिजीज नहीं है, अब कैसे वो कंट्रोल है बेसिकली इसमें ये ध्यान दिया जाता है। इससे इसका क्या है, कैसे आप इससे इन्फेक्शन कंट्रोल करोगे? क्योंकि एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी में आप पढ़ते हो, आप सोच रहे हो कि इन्फेक्शन कंट्रोल में क्यों पढ़ना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन कंट्रोल करने की हमें तरीके मिलते हैं। तो ये कैसे हमें हेल्प करेगा? हेल्प टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप इन फॉर्म अ स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफ इन्फेक्शन। आपको पता चल गया, एक तो आपके पास ऐसे ग्रुप आए जिनको डिजीज कंडीशन हो रखी थी, तो उनका पूरा डेटा ले लिया आपने। अब एक ऐसे को देख रहे हो जिनको नहीं हुई, तो वो भी पता चल गया कि किसके वजह से, किस कारण की वजह से ये बच गए, और जिनको हुआ वो कैसे हुआ। तो वो डेटा आपके पास रहेगा, तो आप लोगों को बताओगे कि इस कारण की वजह से हो रहा है, इससे आप प्रिवेंट करो तो आप इन्फेक्शन से बच जाओगे। लास्ट आता है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। इसका क्या पर्पस होता है? टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्पेसिफिक इंटरवेंशन। इससे एक स्टेप ऐसा समझिए कि और आगे आपने बढ़ा। एनालिटिकल में आपने जैसे कि यहाँ पे ये सारा चीज़ आपने देख लिया, उन्हें कुछ बताओगे चीज़ें कि आप लाइक कोरोना वायरस में भी आप देखे थे कि ये सूप ये सब काढ़ा ये सब पिया जा रहा था, या फिर 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी। तो ये सब आप एक्सपेरिमेंट इंटरवेंशन कर रहे हो। तो इस मेथड में आपको देखना है कि वो कितना काम कर रहा है। इसमें मेथड क्या है कि इन्वॉल्व क्रिएटिंग कंट्रोल इन्वायरमेंट वेयर स्पेसिफिक फैक्टर आर मैनिपुलेटेड टू सी दे कैन प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन। जो भी इन सब के वजह से आपने एक इंटरवेंशन पे आया कि लाइक जो टीबी है उनके साथ नहीं बैठना, खाना नहीं, उन्हें जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है बचाने के लिए, या फिर कोरोना वायरस में देखी थी कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, या फिर क्वारंटाइन किया जा रहा था, तो उस वो कितना अफेक्टेड रहा वो इसमें एनालाइट मतलब एक्सपेरिमेंटल में। कि कोरोना वायरस में जब वैक्सीन नहीं आया था तो आपको नहीं पता था, फिर भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जैसे आउटब्रेक मतलब कि जो डिजीज ज़्यादा फैलने से बची, वो चीज़ों को आप पता करो कि कितना काम कर रहा है। इसका क्या रोल है इन्फेक्शन कंट्रोल में? क्यों आप इन्फेक्शन कंट्रोल वाले सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो? तो प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर अगेंस्ट द सक्सेस ऑफ इंटरवेंशन लाइक न्यू ड्रग या फिर वैक्सीन जो आती है, हाइजीन प्रोटोकॉल आता है। आज किसी भी डिजीज कंडीशन बच्चा में ही टीबी का वैक्सीन बीसीजी ये सब लगा दिया जाता है। तो वो सब कितना सक्सेसफुल रहा वो इससे एक्सपेरिमेंटल मेथड से पता चल पाता है। तो होपफुली एपिडेमियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। एपी का हम लोग देखे एमंग, और डेमी मतलब पीपल के एमंग में स्टडी करना जो भी डिजीज कंडीशन किनको है किनको नहीं है, अगर है तो कैसे हुआ, कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें। सर्विलेंस और एपिडेमियोलॉजी में अगर जो लोग पढ़े हैं या फिर बहुत दिमाग लगाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। सिंपल सा आप ध्यान रख लीजिएगा, दोनों मिलता जुलता ही है, बट सर्विलेंस के थ्रू हम लोग सर्विलेंस का ऐसे एक समझिए कि रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है, जिससे एपिडेमियोलॉजी और इफेक्टिव वे में स्टडी करने में हमें पता चल पाता है कि क्या कंडीशन है। तो जिनको कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट है सीडीसी गाइडलाइन। सबसे पहले तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए सीडीसी जो है वो बहुत सारे गाइडलाइन देता है। तो ये इस गाइडलाइन जानने से पहले आपको जानना होगा कि सीडीसी क्या है।
ये किसे हम लोग बोल रहे हैं और क्या कैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो देखिए ये जो है एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एक काम करता है कि डिजीज कंट्रोल कैसे हो। ये इसका मतलब ये पूरा मतलब ये सभी जगह वर्ल्ड में ये काम करता है। इसका अगर आप हेडक्वार्टर देखो, सर्च करोगे तो अटलांटा ये सब दिखाएगा। तो ये क्या है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का ये एक सेंटर है। अब इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, इसका काम है कि इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ को कंट्रोल करे। ये कैसे करेगा, तो जो आपने अभी तक चीज़ें पढ़ रहे हो, हैंड हाइजीन पढ़ा, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पढ़ा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ें अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। उससे क्या हो रही है, इन्फेक्शन कंट्रोल हो रही है। तो एक बार दिमाग लगाओ, कोई ना कोई तो उसे दिया होगा। नॉर्मल जब पहले लोग आए हॉस्पिटल में, देख रहे हैं कि इलाज करवाने आ रहे हैं और वहाँ से डिजीज़ कंडीशन लेके जा रहे हैं, तो ये पहली चीज़ें हुई होगी, बहुत सारा डिजीज़ कंडीशन आउटब्रेक हुआ होगा। बट कोई तो देखा होगा जिसके बाद हैंड हाइजीन करना है ये, और फिर ग्लव्स का यूज़ करना है, कोई तो बताया होगा। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, तो इनका बताने का काम रहता है, वही है सीडीसी। तो हो गई ना बात कि आप जो पढ़ के आए हो फिर से वो रिपीट होगा, लेकिन रिपीट वैसे नहीं होगा, ये कैसे काम किया वो आपको बताया जाएगा। तो एग्ज़ाम में लगेगा आपको कि बुक जब भी आप पढ़ोगे, जो पढ़ा है वही चीज़ें फिर से पढ़ने को दे दिया गया है। फिर से पढ़ने को नहीं दिया गया, हिस्ट्री बताया जा रहा है। अब आपको, आप एक बार सोच के देखो कि इससे अगर सीडीसी आया तो आप क्या हैंड हाइजीन ये सब लिख दोगे, डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। तो वो लिखना कैसे है वो आप हर एक टॉपिक में, इसीलिए आपको सिलेबस में अलग से दिया हुआ रहता है। सो देखते हैं कि सीडीसी का ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, तो क्या इसका रोल है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेफ्टी, हेल्प टू रिड्यूस एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एमंग हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट एंड विजिटर। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि कैसे जो भी वहाँ पे विजिटर आ रहे हैं, पेशेंट आ रहा है, जिन जैसे कि हाइपरटेंशन से आया था, उन्हें कोई डिजीज कंडीशन नहीं थी, या फिर हम लोग हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, तो कैसे खुद को बचना है या फिर इन्फेक्शन ना फैले, इसके ऊपर कैसे काम करें, ये हमें गाइडलाइन देता है। तो वो क्या क्या है, क्या क्या ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए ये जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, ये क्या क्या गाइडलाइन दिया। तो सबसे पहले लीडरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है कि इंश्योर दैट द गवर्निंग बॉडी ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर सक्सेस इन्फॉर्मेशन प्रिवेंशन एक्टिविटी। अब कोई भी लाइक आपके ये मतलब आपके कॉलेज में, समझने के लिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, किसी को एक लीडर बनाया जाता है, तो वो लीडर क्या काम करता है, डायरेक्ट काम में तो इन्वॉल्व नहीं होता, बट उसका सारा काम देखने का ये काम होता है कि कौन से लोग कैसे काम कर रहे हो, वो काम सही से हो रही है कि नहीं। तो ये सीडीसी जो है वो मतलब देखता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, उसका वो अच्छे से काम चल रही है कि नहीं, बेटर वे में वो देखेगा, कितना सक्सेस ऑफ इन्फेक्शन मतलब प्रिवेंट हो रहा है, उसको ये लीडरशिप सपोर्ट देना। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। अभी भी आप अगर हॉस्पिटल जाते हो, काम करोगे नर्स के रूप में, तो वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल वाले कुछ मतलब लाइक एक नर्स को भी, बीएससी नर्सिंग आप किए हो तो आप भी इन्फेक्शन कंट्रोल बन सकते हो। बहुत कम काम होता है, वही सब देख रेख करना होता है। तो उनका ये भी काम होता है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे फिर भी बीएससी नर्सिंग वाले तो पढ़ के जा रहे हैं, बट जो वहाँ पे हाउस कीपर लोग होते हैं वो तो कहीं क्लास नहीं लिए ना, बट वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो कैसे बचाएंगे, दूसरे को इन्फेक्शन कैसे ना हो, तो उन्हें एजुकेशन देना। अल्टीमेटली काम तो वही कर रहे हैं ना, आप इतने सारे रूल नियम बना दिए, बट जो अगर वो फॉलो ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू ये बताया जाना। प्रोवाइड जॉब स्पेसिफिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन, कि वहाँ पे एक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए पर्सन होते हैं। एजुकेट एंड ट्रेनिंग ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर ऑल टास्क के लिए कि कैसे इन्फेक्शन ना फैले, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ये तो नॉर्मल आप हॉस्पिटल में देखते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड आता है पेशेंट फैमिली एंड केयर गिवर एजुकेशन। साथ ही साथ आपने वहाँ के काम करने वाले लोगों को तो बताया, वहाँ पे जो ये फैमिली है उनको भी बताना। अब नॉर्मल जब आपके पास फैमिली विजिटर मिलने आते हैं, तो देखिएगा हॉस्पिटल गए हो तो जो वहाँ पे सिस्टर होती है, बताती है कि आपको हैंड हाइजीन करके ही वहाँ पे जाना है। तो ये सब भी क्या है, इन्फेक्शन से कंट्रोल करने का तरीका, इसको कौन बताया होगा, कौन गाइडलाइन पहन दिया होगा, तो वही सीडीसी है, जो कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एजुकेशन टू पेशेंट फैमिली एंड विजिटर, को बताना कि कैसे इन्फेक्शन को खुद आप कैसे प्रिवेंट करोगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में ये बताया, सीडीसी गाइडलाइन देता है कि कैसे यूज टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टू केयर ऑल पेशेंट इन ऑल सेटिंग। जब भी आप किसी भी पेशेंट को केयर कर रहे हो तो हमेशा आपके ध्यान में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रहना चाहिए, जिसमें कि हैंड हाइजीन इंक्लूड है। हमेशा
टच करने से पहले टच, जो भी WHO का मूवमेंट है वो सबको बताना। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, इंजेक्शन, सेफ्टी सेफ यूज, PPE, ग्लव्स, गाउन, फेस मास्क, इस सब का यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आया था। जितने भी इफेक्टिव टेक्निक देखे सब कौन देता है, तो वही CDC गाइडलाइन के थ्रू हमें पता चलता है। नेक्स्ट ये भी बताता है कि जो भी ट्रांसमिट जो होते हैं, जो भी इन्फेक्शन, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है। लाइक जो भी हम लोग देखे 3, तो वो सब के बारे में कौन बताया कि हमें जब एयरबॉर्न हो, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हो, तो वहाँ पे हमें निगेटिव प्रेशर वाले रूम में उन्हें रखना है, ये रेस्पिरेटर यूज़ करके जाना है। तो ये सब के बारे में बताता है, CDC गाइडलाइन के अंदर ही आता है। टेम्परेरी इन्वेसिव मेडिकल डिवाइस क्लिनिक मैनेजमेंट, जब आपको मैं वहाँ जब यूनिट 1 पढ़ाई हूँ, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जब ये कैथेटर इनवेलिंग या फिर वेंटिलेटर हो गया, इनके वजह से अगर पेशेंट में ये सब यूज़ किया जा रहा है, तो मोस्टली पर्सन जो है वो इन्फेक्शन उसमें फैल जाएगा। नॉर्मल जो हॉस्पिटल के सराउंडिंग में जो इन्फेक्शियस एजेंट है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये सब वो चले जाएंगे। तो ये बोलता है कि आप इसे जितना से जितना हो सके अवॉइड करो, कम समय के लिए यूज़ करो ताकि इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। लाइक आप काम करते हो तो आपको वैक्सीन लेने के लिए बोला जाता है, हेपेटाइटिस का, ये सब का। तो क्यों, कौन ये सब बताया? आप भी सेफ रहो, ये सब ये बताता है। ये वैक्सीन प्रोवाइड मतलब रिसीव करने के लिए बोलता है। इम्प्लीमेंट प्रोसेस सिक लीव पॉलिसी, साथ ही साथ सिक लीव पॉलिसी कि जब न्यूट्रिशन पढ़ाई थी तो वहाँ पे बताई थी कि अगर कोई फूड वाले कंपनी में काम कर रहा है और उनको अगर ये ऐसी कंडीशन है कि वो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग कर रहे हैं, मतलब इन्फेक्शियस कंडीशन आ गई उनके अंदर, बहुत ज़्यादा डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे वो आके बताए, वहाँ पे वो बोले कि हमें ऐसी कंडीशन हुई है, तो उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो, क्योंकि उनके वजह से दूसरे को इन्फेक्शन फैल सकती है। तो ये कौन पॉलिसी बनाया कि ऐसे पेशेंट को छुट्टी मिलना चाहिए? तो ये यही CDC गाइडलाइन के अंदर ही आता है। जैसे कि किसी को फीवर हो, कफ हो, डायरिया हो या फिर स्किन लीजन सब हो, तो जब तक वो ठीक ना हो तब तक उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए। और इफेक्टिव यूज हमारा PPE का लास्ट था, जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सो ये यूनिट 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब यूनिट 3 हम लोग देख लेते हैं। यूनिट 3 हम लोग देख लेते हैं हैंड हाइजीन। ये आपको लगता होगा कि बहुत बार पढ़ा है, बट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहती है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मुझे आंसर दीजिएगा कि हैंड हाइजीन आप कितने टाइप के जानते हो। मैं बताती हूँ 80% मतलब कुछ लोग होंगे जो बताए होंगे सही। बहुत लोगों को बस इतना पता होगा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग अब सही है, बट एक हैंड रब भी आता है, जो कि आप हॉस्पिटल में जब भी जाते हो तो हमेशा आप ये जो भी सॉप लेकर उस मटेरियल के साथ ही हैंड वॉश नहीं करते हो। जो अल्कोहल से हैंड वॉश कर, हैंड रब उसको बेसिकली बोला जाता है, वो क्या है? वो भी एक बार करके हैंड वॉशिंग ही है, जिसका टाइमिंग अलग होता है। और एक नॉट सेट मतलब ये कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि हैंड रब में कितना टाइम लगता है। उसमें 20 से, यहाँ पे देख सकते हो आपको दिया हुआ भी है, तो 20 से 40 सेकेंड लगता है। और वही मेडिकल हैंड वॉशिंग में 40 से 60 सेकेंड का टाइम लगता है। और जब आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हो तो 3 से 5 मिनट और अप टू 10 मिनट आप अगर अच्छे से ब्रश से सबका यूज़ करते हो तो लग जाएगा। तो ये टाइमिंग भी अलग होता है, इनके जो मटेरियल है जिसे आप यूज़ करते हो हैंड वॉश करने के लिए वो अलग होती है। सारा मतलब स्टेप तो एक ही आते हैं, जो कि कन्फ्यूज़न बहुत बुक में और बहुत जगह मिलता है। इन सब कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ, जो कि दिखाकर सारा समझाकर वीडियो डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ये आपके कैरियर का पहला स्टेप होता है। कहीं भी आप जाते हो आपसे हैंड वॉशिंग का स्टेप पूछ लिया जाए। देखो, हैंड वॉशिंग के लिए 7 स्टेप तो मस्ट है कि पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेस, इंटरलॉक कर लेना, और फिर जो है वो थंब का ये वाला एरिया पे ध्यान दिया जाता है, थंब रोटेशन, और ये इस नेल के लिए यहाँ पे क्रीजिंग करना, और लास्ट स्टेप रहता है रिस्ट तक जाते हो। तो ये स्टेप तो नॉर्मल है 7 स्टेप आपका, लेकिन आप कहीं पे देखते हो 10 स्टेप, 11 स्टेप, सर्जिकल का अलग स्टेप, वो सब क्या है? मैंने एक वीडियो में कहाँ पे डिफरेंसेस आती है वो सारा चीज़ आपको बता दूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अपने कैरियर के लिए ज़रूर देखिएगा, और एग्ज़ाम में भी आता है तो उसके लिए भी। सो ये तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लोगे, और बहुत अच्छे से रिसर्च करके वो वीडियो में बहुत मेहनत लगा था बनाई हूँ। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। ये भी पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 5 है 2 मार्क्स में, ये भी पूछता है। याद करने का सिंपल सा तरीका, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप उसी वीडियो में देखिए, ये बस 2 BB
और 3 आदमी से याद रह जाएगा। A1B से आता है बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर। अब 3A में हमको जाना है तो आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग एक कोई भी फ्लूइड अगर वहाँ पे एक्सपोजर आया हो तो, और कोई भी आफ्टर प्रोसीजर। तो इतना ही बस 2B और 3A आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए लिख देना, बस लिख देते हो काम खत्म। लास्ट हमारा आता है जो नहीं पता होता है, हमें भी मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल से पहले नहीं पता था कि WHO जो है वो हैंड हाइजीन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, ताकि वर्ल्ड वाइड जो है वो इन्फेक्शन को बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए लोग अवेयर हो सके कि हैंड हाइजीन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सो उससे आपको देखना होगा और ये एग्जाम में आता है, तो चलिए इससे हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते। सो देखिए, ये जो WHO है वो ईच ईयर पर मतलब हर एक साल 5 मई को WHO एक अभियान चलाता है, सेव लाइफ क्लीन हैंड। आप अगर हैंड को क्लीन रखते हो अच्छे से, अगर हैंड वॉश प्रॉपर करते हो, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव होती है। इसका एम क्या था इस अभियान का, इसका कैंप का? सो टू मेंटेन द ग्लोबल प्रोफाइल ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन इन हेल्थ केयर। इसका ये काम था कि पूरे दुनिया को बताना कि हैंड हाइजीन हेल्थ केयर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। पीपल को अवेयर कराना ग्लोबली, पूरा वर्ल्ड वाइड, कि सपोर्ट करे हैंड हाइजीन को, अच्छे से वो करे, इम्प्रूवमेंट के साथ हो, हर एक टेक्निक के साथ अच्छे से हैंड हाइजीन परफॉर्म करे और लोगों की लाइफ सेव करे। इसके टारगेट ऑडियंस कौन थे इस कैंप का? तो ये सबसे पहले तो नर्सेस, क्योंकि आप जो है वो स्टार्ट से, एक बच्चा जन्म लेता है आपके ही हाथ में लेता है, और ज़्यादातर आजकल डेथ भी करते हैं तो हॉस्पिटल में आके ही करते हैं, शुरू से लास्ट तक आप रहते हो। नॉर्मल कोई डिजीज कंडीशन के साथ आता है तो आप ही एडमिशन का ये सब सारा हिस्ट्री ये सब लेना, और लास्ट तक आप ही डिस्चार्ज इक्विपमेंट सब चीज़ उसे देते हो। तो आप जो है उससे अपना हैंड को क्लीन रखे, उसे सेफ रखे, आपका सबसे पहला रोल है। नर्स को बताया गया। मिडवाइफ जो GNM वाले लोग होते हैं, ये हमेशा मतलब लाइक अ मदर एंड बेबी का केयर करना, तो ये कैसे जो है अब बेबी को टच कर रहे हो तो हैंड वॉश करना, मदर को, ये सारा उनको बताना कि हैंड वॉशिंग का आपके कैरियर में क्या इंपॉर्टेंस है। IPC लीडर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोलर, जो लीडर होते हैं, लाइक मैं बताई कि आप भी ये मतलब आपको भी कभी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छे से जानते हो तो इन लोगों का काम होता है कि जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लीनिंग केयर वाले हैं या फिर मिडवाइफ है, नर्सेस है, उनको हमेशा बताना कि आप इस जगह पे हैंड वॉश अच्छे से करो, ये काम अच्छे से करो ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो ये इनको सही से पता हो, ये जो लीडर बनेंगे उनको अच्छे से, ये टारगेट ऑडियंस था कि आपको पता हो, तभी तो आप दूसरों को बताओगे, तभी तो आप एम्पावर करोगे नर्सेस एंड मिडवाइफ को कि ताकि वो क्लीन केयर प्रोवाइड करे। नेक्स्ट टारगेट ऑडियंस जो था वो पेशेंट एंड फैमिली। इसमें था कि सेफर केयर आपको देंगे और आपके साथ देंगे, कि मतलब इसमें आप भी रोल परफॉर्म करोगे कि जब भी कोई फैमिली वाले आते हैं तो अच्छे से वो हैंड हाइजीन करके ही टच करेंगे। तो ये उनको भी बताया जाना था कि जो भी पेशेंट का या फिर पेशेंट के फैमिली जो आते हैं उन्हें भी बताया जाए कि हैंड हाइजीन का क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट आता है पॉलिसी मेकर्स। सो इसमें क्या है कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, क्रिएट मीन्स एम्पावर नर्सेस एंड मिडवाइफ। पॉलिसी मेकर जो बनाते हैं, जो नर्सेस है सबका काम है, सबको जो मिडवाइफ्स के काम देते हैं उनको जो बताते हैं, एम्पावर करते हैं पेशेंट ये नर्सेस को, तो उन्हें खुद पता चल रहना चाहिए, वो इम्प्रूव वे में क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए बोले हैंड हाइजीन अच्छे से अच्छे हमेशा यूज होना चाहिए, हर एक स्टेप फॉलो होना चाहिए, जो भी मोमेंट जितना भी WHO है वो हर टाइम पे हैंड हाइजीन प्रॉपर टेक्निक के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या क्या कंपोनेंट सजेस्ट किया WHO हैंड हाइजीन को प्रमोट करने के लिए, क्या ऐसी चीज़ें की? तो सबसे पहले तो IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, जो कि इसका सोल पर्पस था, मेन पर्पस था कि जो एंटीमाइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस होते हैं उसको कॉम्बैट करना गुड प्रैक्टिस के द्वारा, हैंड हाइजीन सब मेंटेन करके। प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अगर आप हमेशा हैंड हाइजीन करते हो, हमेशा टच करने से पहले सारी चीज़ करोगे तो बहुत हद तक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा। सेकेंड ये जो है उसका कंपोनेंट था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, की प्रॉपर एजुकेशन होगी तभी तो लोग उसको यूज करेंगे और तब बचा पाएंगे। सो बुलेटिन बोर्ड, फ्लोर स्टिकर, पोस्टर लगवाया, डिस्प्ले ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, जनरेट टू अवेयरनेस, ताकि लोगों को पता चले। आप जब भी हैंड वॉशिंग करने जाते हो वहाँ पे ही देखना
हैंड वॉशिंग का पूरा स्टेप दिया हुआ रहता है, आपके कॉलेज में भी होगा। तो ये सब कौन करवाए, WHO, ताकि सबको पता हो, सारा स्टेप पता हो, अवेयरनेस हो। नेक्स्ट है वर्कलोड स्टाफिंग एंड बेड ऑक्यूपेशी। इसके लिए एक मतलब देखिए पहले होता कि लाइक आप एमसी सब में जाते हो, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, स्टाफ की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, पेशेंट बीमार है, उसे मेडिसिन देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइजीन के ऊपर। अब एक नर्स है, उनके पास 20 पेशेंट है, अगर वो इस पेशेंट को टच करने से पहले मतलब जितने भी WHO का मूवमेंट है वो सारा अगर ये यूज करती है, हो सकता है 10 पेशेंट को ये मेडिकेशन अच्छे से केयर दे, मतलब बहुत भी बिजी रहती है सारा चीज़ को, 10 लोगों को मेडिकेशन ही ना दे, तो ये 10 लोग तो केयर ही नहीं मिला तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो अब इस नर्स के पास क्या क्या रास्ता है कि हैंड हाइजीन को छोड़ो, हटाओ, पहले तो सबको मेडिसिन इंपॉर्टेंट है तो वही दे देते हैं। इन्हें मेडिसिन तो मिल गई बट इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़ गया ना। नर्स भी सही है, इनके पास इतना काम है कि और कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब आपके पास रास्ता क्या है, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे सही है। तो भैया यहाँ पे 3 अगर नर्स आ जाएगी तो अपना काम अच्छे से संभाल लेगी कि 4 को ये मतलब 5 को ये देख रही है, 5 को वो, और सारा मतलब ऐसे तो 1:3 का होता है। तो वहाँ पे अगर वर्कलोड स्टाफ पे ज़्यादा नहीं रहेगा तो वो हैंड हाइजीन अच्छे से करके सारा काम कर लेगी, बट अगर वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो वो कैसे कर पाएगी। सो वही ये स्टाफ को अच्छा मतलब जितना होना चाहिए आईसीयू में, या फिर जितना जितना पेशेंट के लिए वो है, वो एक स्टाफ का भी रेशियो दिया कि हाँ वो उनका लोड कम हो। WHO रिकमेंडेशन लास्ट में आपको लिखना होगा, तो ये क्या बोलता है हैंड हाइजीन को लेके कि 1 और सेवरल हैंड हाइजीन स्टेशन होना चाहिए हर एक हॉस्पिटल में टू अलाउ द एवरीवन प्रैक्टिस हैंड हाइजीन बिफोर द एंटरिंग एंड व्हेन लिविंग इट। जब भी वो निकल मतलब जाने से पहले, जाने के बाद, जब भी अभी भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो जैसे ही वार्ड में जाना होता है आपसे हैंड हाइजीन करवाया जाता है। अगर कोई कोई हॉस्पिटल में ऐसा नहीं करवाया जाता तो वो गलत है, बट करना चाहिए एंटर करने से पहले और छोड़ने के बाद। ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी शुड इंश्योर कंटिन्यूअस हैंड हाइजीन। सबको बताना है कि कंटिन्यूसली जब भी आप टच करने से पहले मतलब हमेशा आपको हैंड हाइजीन करना ही होगा। लोकल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आप टाइप पढ़ लोगे वहाँ मैं आपको उस वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा पक्का। सो वहाँ पे हैंड रब जब भी कंटामिनेटेड नहीं रहता तो हम लोग नॉर्मल टच करने के बाद हैंड रब करते हैं एल्कोहल वाला से, वो चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर कोई यूज़ करे तो प्रोडक्शन तो उसका इनकरेज करना होगा कि वो ज़्यादा हो, तभी तो आपको ईजिली वो मिल पाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हो। लास्ट ये रिकमेंड किया कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, लाइक अ फैमिली मेम्बर को तो नहीं पता, वो नॉर्मली भी हैंड हाइजीन कर लेंगे, बट आपको जितने भी टेक्निक है ना, जो 7 स्टेप या फिर जितने भी स्टेप होते हैं वो प्रॉपर टेक्निक के साथ आप हैंड हाइजीन करोगे। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी हैंड हाइजीन करते हो तो इसमें फ्रिक्शन मस्ट होता है, अगर आपने फ्रिक्शन नहीं किया तो फिर हैंड हाइजीन आपका बेकार जाएगा। सो ये इम्पॉर्टेंट था, WHO इस तरह से जो है वो हैंड वॉशिंग को पूरा पॉपुलर बनाया ताकि इन्फेक्शन को बचाया जाए। ये था आपका टॉपिक। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन पूछता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि सबका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, चाहे आपके पास कितना भी कम टाइम हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो, इन्फेक्शन कंट्रोल, सबका नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा। नोट्स के फीचर अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जितने भी इसमें चीज़ें दी हुई है अकॉर्डिंग टू एन सी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। 10 ईयर PYQ भी है, ताकि आप खुद देख लो कि क्वेश्चन इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आया है। मीन्स कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया, जो कि नोट्स के थ्रू मैं आपको दे रही हूँ, वो कंप्लीट है। मीन्स के पूरा आप विश्वास तब आपको होगा जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि हमारे सिलेबस से आउट है या फिर आपको उस नोट से आउट जाना पड़े। लास्ट में गाइडेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा हुआ है, अब जिसके बाद 2 ही 4 दिन टाइम है या फिर उस टाइम पे क्या पढ़े नहीं पता चलती है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में रहेगा। और ये सब पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों के साथ होता है कि उनको सब पता है बट टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा आपको, जो कि उसमें PYQ से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सो इतना था नोट्स के बारे में। नोट्स नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधा आप नोट्स के पास जा सकते हो। नोट्स पेड है बट अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत लोगों का उसके लेकर रिव्यू भी है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आपसे आइसोलेशन सिस्टम इसमें पूछता है। नेक्स्ट इफेक्टिव यूज ऑफ PPE, जो कि मैं यहाँ बता दी, और एपिडेमियोलॉजी भी कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है, तो जो भी मैं बताई हूँ वो आपको लिखना होगा। और इस चैप्टर में पूरा ही आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, CDC भी 2 मार्क्स में पूछता है, तो ये है क्या बताई हूँ वो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा एग्जाम से पहले।
थर्ड यूनिट भी हम लोग इसी में डिस्कस किए। तो हैंड हाइजीन का ये टाइप ऑफ हैंड हाइजीन पूछा जाता है, जो कि इससे नीचे वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पे मैं शो करूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत रिसर्च करने के बाद वो वीडियो बनाई थी, ताकि आपका कहीं भी डाउट ना रहे। हर एक डाउट वहाँ से आपका हैंड हाइजीन से रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल हो सर्जिकल हो, वो क्लियर होगा। टाइम से लेकर या फिर क्या यूज़ करते हैं, कितना स्टेप है। नेक्स्ट आता है, ये दोनों पॉइंट आपका उसी में क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। 15 मिनट का सिर्फ वीडियो है। ये हैंड हाइजीन 2 मार्क्स में हमेशा पूछा हुआ है, तो 2B और 3A से याद रह जाएगा। और WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन यहाँ से पूछता है। सो 3 क्वेश्चन यहाँ से मैं देखी हूँ अक्सर पूछता है, ये तो उतना मैं नहीं देखी हूँ। सो इतना आप एग्जाम से पहले 1-2 बार रिव्यू कर लीजिएगा, नोट्स के थ्रू आप रिव्यू कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे बताइएगा। अपने दोस्तों में भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो हो, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो, टाइम टू टाइम मिले और आप अच्छे से आपको हेल्प मिले, आप पढ़ाई कर सकें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट